संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है, और रणदीप गुलेरिया जी ने जो कहा है कि लॉकडाउन थर्ड के समाप्त होने के बाद 25 मई से 5 जून के बाद सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, एक अनुमान उन्होंने जताया है। आपने कहा है कि इस बीच तो उतना उछाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा कि सरफेस पे वायरस जिंदा रहेगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वायरस उस टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा। और जब थोड़ी सर्दियां बढ़ेंगी या थोड़ा ह्यूमिड वेदर होगा तब एक और उछाल देखने को मिल सकता है और कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन के खतरे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान जैसे देश में आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने और कराने की कोशिश की जा रही है वो कितना हद तक कारगर होगी? अगर शराब की दुकान खुलती है तो मार हो जाती है, खाना बंटने को हुआ तो मार हो जाती है, सब्जी मंडी में हजारों लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैलेगा और यही डर सरकार को सता रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो पीक लेवल है वो लॉकडाउन खुलने के बाद पकड़ लेगा, या इसके लिए सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो एक बड़ा रीजन हो सकता है, वेदर और उसका टेम्परेचर? ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के बारे में क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है मेडिकल साइंस के आधार पर और जो स्थितियां हमारे देश में है, जनसंख्या घनत्व है, उसके आधार पर? जी हाँ, पहले तो मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने डेफिनेटली नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ये नया वायरस है जी, और जैसे बाकी कोरोना वायरस बिहेव करते हैं, अगर वो भी इसी तरीके से बिहेव करे तो गर्मियों के दिनों में संभावना कम है कि ये जो फोमाइड से ट्रांसमिशन होता है उसकी थोड़ी में कमी आ जाएगी। हमने ये नहीं कहा था कि कमी हो ही जाएगी, इसकी संभावना है जी। दूसरी बात जो आपने पूछा कि लॉकडाउन, जी हाँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या हो सकता है, और ये तो लॉकडाउन को अचानक एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता, इसको ग्रेजुअली खत्म किया जाएगा। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का एक नॉर्म अब हमें बना लेना पड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा था कि हमें कुछ ना कुछ मेजर करना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी ना वैक्सीन है ना कोई दूसरी प्रिवेंटिव मेजर्स है, यही वैक्सीन का कार्य कर रही हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और सभी लोगों का मास्क पहनना, थोड़ी दूरी मेंटेन रखना, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना, जहां तक जरूरत ना हो बाहर ना निकलें, ये सब हमारी सोसाइटी का कुछ दिनों तक नॉर्म बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में यह खत्म होने वाला नहीं है वायरस। यह वायरस अभी कब तक चलेगा, अभी लंबे समय तक भी चल सकता है। और जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन कब आएगा, अगले साल आएगा, 2021 में आएगा, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, अगर बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन भी है तो कितने लोगों को अवेलेबल होगी, किसको पहले हम दे पाएंगे, उसकी एबिलिटी पे उसके बहुत सारे इशू हैं। तो अभी वैक्सीन नहीं है तो अभी हम उसकी चर्चा ना करें, सिर्फ इसकी की चर्चा करें कि अभी रोकथाम क्या हो सकता है। बिल्कुल। अगर पीक, देखिए जो पीक का मतलब होता है, जो हम यूजुअली जो पीक की बात करते हैं, आप केसेस इंक्रीज होने को पीक कहते हैं। ये जितने मेजर्स हम कर रहे हैं वह जो है पीक को फ्लैटन, कि ऊपर ना जाए, एक लेवल पे रहे, लो लेवल पे रहे, हमारे हेल्थ सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा उस पर लोड ना आए और हम लोगों को केयर दे पाए। अगर सडन होगा तो डॉक्टर साहब, आप एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं और भारत में एम्स के ऊपर आम लोगों का बड़ा भरोसा है। कोई भी गांव में बीमार पड़ता है तो कहता है कि मुझे एम्स में दिखवा दीजिए। अब गांव के और तमाम दर्शकों के लिए सरल शब्दों में ये समझाइए कि अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको कौन सी दवा दी जाती है ऐसे समय में, और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी के सहारे और दवा के डोज के सहारे उसको कैसे ठीक करने की कोशिश की जाती है? ठीक है, देखिए, कोरोना अगर किसी को हो जाता है तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है जी। कोरोना मेजॉरिटी, मतलब ऑलमोस्ट 50% में तो एसिम्टोमेटिक होता है। ओवरऑल 80% में या तो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड है। हिंदुस्तान में थोड़ा उससे ज़्यादा ही है। 15% लास्ट के लोगों पे जो हमारा ग्लोबल एविडेंस है उसमें जो है
हमें कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और देखिए, कोरोना का कोई ऐसा इलाज नहीं है, जो भी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। उनके जो सिम्टम्स है, उन सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको सपोर्ट देते हैं, ऑक्सीजन से काम चल जाए। मेजॉरिटी में ऑक्सीजन से सिर्फ काम चल जाता है। अगर ऑक्सीजन के अलावा जो है काम न चले, हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़े तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो पहले आपने जैसा कहा कि लोगों को क्या ये देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि इसको लेके पहले तो घबराएं नहीं तुरंत, और जो भी हेल्पलाइन है उनको कॉल करें, अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लें। अगर उनको लगता है कि कोरोना जैसे लक्षण उनको मिल रहे हैं तो वो अपने घर से, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, या जिनको कुछ बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, इस टाइप की, इनको हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, उनसे अपना डेफिनेटली दूरी बनाए रखें और हेल्थ सिस्टम को अप्रोच करें। उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद जो भी अप्रोप्रिएट सलाह वो देते हैं उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बड़ा नेचुरली लोग जानना चाहेंगे कि जब किसी को कोरोना हो जाता है और वो आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद हमारे देश में एक भरोसा लोगों को आया है कि भाई जिस तरह से अमेरिका में, इटली में, यूरोप में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे देश में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, और उस तरह की मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में, मैंने मरने वालों की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम है। 136 करोड़ की आबादी है, सेंसस के हिसाब से 130 करोड़ प्लस मान लीजिए, लेकिन अगर दोबारा सेंसस आएगा तो 136 करोड़ से ऊपर ही आबादी हमारी है आज के डेट में। तो ऐसे में जो डेटा है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। तो लोगों में कहीं ना कहीं भरोसा आया है, उम्मीद बढ़ी है कि कोरोना है लेकिन जान नहीं जाएगी, बच जाएंगे कुल मिला के। तो ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जहां अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में इतने लोग मर गए, हमारे देश में भले संपूर्ण लॉकडाउन हो गया लेकिन फिर भी जितने केसेज हैं उनमें मैक्सिमम लोग सर्वाइव कर गए, मरने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है मोटे मोटे? वही, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है समय से एक्शन लेना। सरकार ने समय से एक्शन लिया और पीक नहीं होने दिया। पीक अगर हो जाता तो हमारा सिस्टम जो है धराशायी हो जाता। जब डेवलप कंट्री पूरा यूरोप नहीं संभाल पाया उसको, अमेरिका नहीं संभाल पाया, हमने पीक को डिले किया, पीक को जो है हमेशा नीचे रखा, एक फ्लैटेंड किया उसको। और यह जो है सबसे, तो क्योंकि अगर ओवरलोड होगा हेल्थ सिस्टम पे तो इवन हम ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस को वेंटिलेटर पे नहीं जाना होता है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन देके ही वो रिलीफ हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, एवरेज 14 दिनों के अंदर जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। वायरस, और अभी तक जो एविडेंसेस हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है कई वायरस से, जैसे HIV है, और उनका की इम्यूनिटी इतनी नहीं डेवलप होती कि उस वायरस को खत्म करे। लेकिन ये जो है वायरस है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो रही है शरीर में, और तभी हम ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं, उसी को जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड को लेके दे रहे हैं। एक तो जो फर्स्ट रीजन जो आपने सवाल किया उसका फर्स्ट रीजन यही है कि हमने टाइमली शायद सरकार ने एक्शन लिया, और उसका सबसे बड़ा है कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे लोड नहीं पड़ा। दूसरा, थोड़ा सा ये हो सकता है हमारा जो टेम्परेचर है और इसका है, क्योंकि कुछ ऐसे आए हुए हैं लिटरेचर कि जैसे चाइना से ही सबसे ज़्यादा पब्लिश हुए हैं और अच्छे इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि अगर टेम्परेचर नीचे जाता है, इवन 2 डिग्री भी नीचे जाता है, तो मॉर्टेलिटी रेट उस समय ज़्यादा हो जाती है। और चाइना के उन्होंने एक कोरिलेशन देखा, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता था तो मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। तो हो सकता है इस समय उसका भी एक बड़ा इफेक्ट हो, जो थोड़े बहुत एविडेंसेज हैं। हाँ, उसका भी टेम्परेचर का जो इस समय हमारे कंट्री में, क्योंकि देखिए दिसंबर जनवरी में हमारे कंट्री में नहीं था, लास्ट दिसंबर में 3 केसेज आए, 1 केस आया, फरवरी फर्स्ट वीक में 2 केसेज आए, और वो पूरे फरवरी तक रहे। जब तक ठंड का माहौल था तब तक हमारे यहाँ नहीं थे। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना हुआ, तो ये इसकी एक संभावना बनती है कि क्यों नहीं उतनी मॉर्टेलिटी हो रही है, जो आपका ये है जवाब है इसका।